सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जैस्मिन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टुनाइट विद जैस्मिन। नाज़रीन, 24 साल इस ब्रांड को स्टैब्लिश करने में लगे और आज मुझे बहुत फ़ख्र है कि बोल न्यूज़ से इसको एक बार फिर रीलॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि आपसे वादा किया था कुछ नया लेके आएंगे तो नया ही लेकर आए हैं। कुछ ऐसा तज्जिया होगा, कुछ ऐसी गपशप होगी, कुछ ऐसी बातचीत होगी जिसका ताल्लुक आपकी जनरेशन से होगा। प्रोमो में आपसे वादा किया था कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ होगा तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ भी होगा। हम क्या सोचते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं, ये बहुत मैटर करता है क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन 60% यूथ पाकिस्तान की क्या सोचती है, क्या जानना चाहती है, अपना फ्यूचर कैसे देखती है, आज की सियासत में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है और फिर उसके अलावा उनकी कितनी सोशल मीडिया पे आउटरीच है और कितना ज़्यादा वो समझते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमने ये सोचा कि शो की जो डायनामिक्स हैं उसको चेंज किया जाए और डायनामिक्स चेंज करने के लिए आपकी जनरेशन से मैंने एक यंगस्टर को पिक किया टू को होस्ट दिस शो विद मी। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टुडे। हिज नेम इज़ मुइज़ुर रहमान। I would like to welcome him to be my co-host on Tonight with Jasmine. Let me also tell you he is brilliant, माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा सियासी शो रखते हैं आज इस उम्र में। मेरी पहली मुलाकात इनसे ट्विटर स्पेस में हुई और फिर दूसरी मुलाकात बोल न्यूज़ के मेकअप रूम में अचानक हुई। तो हमने फिर ये सोचा मिलके कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो भले ज़रा मुख्तलिफ हो, ज़रा डिफरेंट हो, क्योंकि आप हर रोज़ वही चेहरे 50 चैनलों पर तो देखते हैं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना वो बात की जाए जो आप सुनना चाहते हैं, यानी कि तज्जिया हो क्या रहा है पावर कॉरिडोर्स में, सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, कौन किसकी साइड पे है, क्या डील हो रही है, नहीं हो रही, बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन वही बातें जो 50 चैनलों पे सुनी जाएं, अब आई थिंक उसकी कोई वक़्त नहीं रही। ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया को देखना चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सोशल मीडिया पे की गई हर बात दुरुस्त है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम फेक न्यूज़ को भी पूरी तरह से बेनकाब करेंगे। लेकिन मुइज़, वेलकम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। और मेरे लिए ये ख़ुद बहुत एजाज़ की बात है कि आपके साथ स्टूडियो शेयर कर रहा हूँ। आपने जिक्र किया कि आपकी मेरी मुलाकात ट्विटर पे 2 साल कबल हुई थी, लेकिन मेरी आपसे मुलाकात उस वक्त हुई थी जब मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन विद टेलीविज़न था। तो आज आपके साथ स्टूडियो शेयर करके आई थिंक इट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर मी। इट्स एन ऑनर फॉर मी एज वेल बिकॉज आई विल बी हियरिंग व्हाट एग्जैक्टली योर जनरेशन वांट्स टू से। बिल्कुल, और मैं यकीन दिलाता हूँ नाजरीन को भी कि मैं अपनी जनरेशन की तरफ से जो सवाल ज़रूर पोस्ट करूँगा यहाँ पे। ये आपका फ़र्ज़ है, इसीलिए तो आपको को होस्ट बनाया। बिल्कुल। अच्छा जैस्मिन, इससे पहले कि हम अपनी आज की फ़र्स्ट स्टोरीज़ पे बढ़ें, मैंने आपसे एक सवाल करना है कि आप इस शो के लिए कोई चिड़िया, तोता, मैना कोई लेके आई हैं? मैं खुद ही एक मैना हूँ। चलें, ये भी बात ठीक है। तो फिर बड़े अपनी पहली स्टोरी की। बिल्कुल बिल्कुल। तो नाज़रीन, आज जो है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब मौजूदा चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं आज रात, और कल जस्टिस याया अफरीदी का हल्फ उठाएंगे। आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऑनर में एक फुल कोर्ट रेफरेंस का भी इनकाद किया गया, जहाँ उन्होंने भी खिताब किया और जस्टिस याया अफरीदी ने भी खिताब किया। आज रेफरेंस के साथ जैस्मिन एक खामोश खिताब भी हुआ है जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, और आई एम श्योर कि वो ख़त आपने भी पढ़ा होगा और नाज़रीन ने भी पढ़ा है। जी जी, पूरे पाकिस्तान ने पढ़ लिया है, पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है, ख़बरों में चल रहा है, हर जगह चल रहा है। 5 लोग इसमें, 5 जजेस ने शिरकत नहीं की और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में जाते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कुछ काफ़ी तल्ख बातें की हैं और उनमें से कुछ तल्ख बातें जो हैं वो मेरे ख़्याल से हम ओपनिंग के लिए उसका तज्जिया कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अलविदाए रिफ़ाज़ के ख़िताब में वो शरीक नहीं हुए और उन्होंने जो ख़त लिखा उस ख़त में उन्होंने एक दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं। उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह के रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जाने वाले चीफ जस्टिस को अलविदाई ख़िताब देने का एक रिवाज है।
जस्टिस के खिदमात को अलविदाई तकरीब में सराहा जाता है। इदारों की तरफ से मेरिट और रवायत का पर इंकिसार करती है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने आइनी किरदार के बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ मैं कह रही हूँ कि हदूद से तजावज़ किया, अपनी हदूद से। इस सबब जस्टिस साकिब निसार ने रेफरेंस में शिरकत न करने का फ़ैसला किया। या वो साकिब निसार साहब का भी जिक्र करें जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने शिरकत नहीं की थी, क्योंकि उन पर भी ये इल्ज़ाम था कि वो अपने काम छोड़कर और मीडिया अटेंशन के लिए और ऐसे बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार रेफरेंस की शिरकत नहीं की, और ये कहा है कि रेफरेंस भी उन्होंने मतलब इन अ वे ही सेइंग कि उन्होंने डिवाइड किया है, मतलब डिवीज़न की है कोर्ट्स के अंदर, लोगों के अंदर बैरूनी ताकतों को मदाखलत करने का मौका दिया है, और इंसाफ के साथ जो इंसाफ का तराजू है उसको कमज़ोर किया है। बिल्कुल। अच्छा जैस्मीन, अगर मजमूई तौर पे इस ख़त को समराइज़ करें तो उन्होंने काजी फ़ाइज़ा साहब पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदलिया के वक़ार को मजरूह करने का इल्ज़ाम लगाया। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप इसको कैसे देखती हैं, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड एक अदालती एक महाज आरई तो फिर मेरे ख्याल में शुरू हो गई है। हाँ देखें, 26वीं तरमीम बहरहाल जिस तरह भी हुई हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको एग्जीक्यूट किस तरह करना है। इसकी एग्जीक्यूशन में बहुत सारी मुश्किलात आएंगी। जजेस के अंदर ऑलरेडी वाज़ेह डिवीज़न हो चुकी है। आपने ये भी सबको वाज़ेह तौर पे पता है कि सेकंड मोस्ट सीनियर जज जो हैं वो जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो एक बहुत ही ऑनरेबल जज हैं, एंड उनके ऊपर अभी तक मतलब है कोई ऐसा आई थिंक कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई ऐसी बात या कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए। तो ही इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इज़ स्टार्टिंग विद अ न्यू बिगिनिंग, बट ही इज़ गोइंग टू बी फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। देखें, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह और अगर 5 जजेस गायब रहते हैं तो आपको हर चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करने में प्रॉब्लम आएगी। फिर ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि मतलब है कि ये इसी तरह होगा कि जब हम ये वार करेंगे तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो शायद इस्तीफ़ा देते, लेकिन उन्होंने फैसला ये किया कि वो रेजिग्नेशन नहीं देंगे, एंड ही विल बी पार्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ही विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द रेफरेंसेस। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई ऐसा रेफरेंस बनाया जाए और उसके अंदर वो उनको अगर शक है या वो उसके लिए रुकावट पैदा करना चाहते हैं तो वो आराम से रुकावट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि देखें उन्होंने एक इंडिकेट तो कर दिया ना। अब लॉयर्स हैं, बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो हुकूमत की तरफ होते हैं, बहुत सारे लॉयर्स आपको पता है पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड रखते हैं, कुछ बार्स होते हैं। तो लॉयर्स के अंदर भी एक मैं ये नहीं कह रही कोई मूवमेंट चल जाएगी, यस मैं ये कहूँगी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला ये सब कुछ तो चलता रहेगा, लेकिन बहरहाल जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह गए हैं उसके बाद देयर इज गोइंग टू बी अ विजिबल डिवीजन विद इन द कोर्ट, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। अच्छा, कल उन्होंने एक और भी ख़त लिखा था और उसमें उन्होंने कहा कि जब तक ये जो एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल के अंदर जो एक ऑर्डिनेंस लाया गया था उसके हवाले से, और ये जो तरमीम के जो मंदरजात हैं उसके हवाले से कोई फुल कोर्ट जब तक कोई उसकी तरफ से क्लैरिफिकेशन नहीं आई तो वो किसी भी खसूसी बेंच में नहीं बैठेंगे जी। तो इससे तो मज़ीद डिवीज़न और बढ़ नहीं जाएगी? इससे जो है डिवीज़न और बढ़ नहीं जाएगी? नहीं, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो फिर जजेस, एक आंसर तो ये भी आ रहा है ना कि अब जो जजेस हैं वो ये जो पूरा एक मामला हुआ है अब उसका होगा कि फिर हुकूमत के खिलाफ अगर कोई जेन्युइन मामला आता है तो फिर वो किस तरह सुना जा सकता है? इसी तरह सुनना जा सकता है कि मतलब है वो आई मीन लाइक दे हैव टू रिजॉल्व दिस इशू। आई मीन जब इतनी बड़ी तरमीम लेकर आए हैं तो जाहिर सी बात है उन्होंने कुछ सोचा तो होगा ना। 2 के तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि इनके ऊपर इतना तरमीम तो इन्होंने लानी थी, रास्ता रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी बना दिए, ये एक अच्छी तरमीम है। सिर्फ इसको लाया बहुत गलत तरीके से है, उजलत में, जल्दबाजी में, ये सोचे बगैर कि जी फुल कोर्ट कैसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कब बनेंगे। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ा साहब जाते जाते सारे के सारे 19,000 केसेस रजिस्ट्रार साहब के हवाले कर गए हैं। रजिस्ट्रार साहब जो है जो उनको जब उनकी छानबीन करेंगे और पेश करेंगे तो पिटिशनर आ जाएगा और कहेगा नहीं जी ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो आपके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, मैं इसको इधर ले जाता हूँ। तो मतलब है कि जस्टिस याहिया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो बन गए हैं, लेकिन उनसे बहुत सारी पावर्स ले ली गई हैं, स्पेशली सुओ मोटो की भी पावर ले ली गई है। ठीक है ना, कि जी 3 जजेस होंगे, वो फैसला करेंगे, वो फिर देखेंगे कि सुओ मोटो हो सकता है या नहीं हो सकता। एक्चुअली इसका जो एक
इसका जो एक बैकग्राउंड है ना वो ये भी है मोइज़ के, देखें जस्टिस साकिब निसार के ज़माने में ना बिला वजह के बेइंतहा सुओ मोटो नोटिस लिए गए और हर बात पे लिए गए। यानी कि हस्पताल में कोई हो गया तो ले लिया, कहीं कत्ल हो गया तो ले लिया, कोई ऐसी चीज़ हो गई तो ले लिया। मतलब है सुओ मोटो नोटिस ऐसे हो गया था कि सुबह से रात तक पुलिस ऑफिशियल, सेक्रेटरीज और आईजीज अपने काम शाम छोड़कर वो 24 घंटे कोर्ट में हाजिरी लगा के बैठे होते थे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग इनटू द क्रिमिनल केसेस और द केसेस पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, सो ये एक एटीट्यूड बनता जा रहा था और ये एक फीलिंग आ रही थी कि जजेस अपनी जजमेंट से ज्यादा अखबारात और मीडिया के प्रेशर में आकर सुओ मोटो नोटिस ले रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगह पे हुकूमत ने ये कहा है कि जजेस फैसला करने से पहले सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं, फिर प्रेशर में आ जाते हैं, फिर फैसला दे देते। अच्छा, बल्कि साकिब निसार साहब ने एक डैम फंड भी तो चलाया था जिसपे उनको तनकीद का सामना भी करना और वो कहाँ है, उसका कुछ पता नहीं है अभी तक कि वो किधर है, वो पैसे कहाँ गए कहाँ नहीं गए। अभी पिछले दिनों रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का एक नोटिफिकेशन आया कि वो फंड्स अब मुंतकिल होंगे टू रेलेवेंट अथॉरिटीज। ओके, तो वेयर द हेल वर दे फॉर सो लॉन्ग फ्लोटिंग इन द एयर? बैरिस्टर साहब की कॉल हमने लेनी है, तो प्लीज ट्राई, कीप ट्राइंग। मैंने उनको मैसेज भी है, 8:15 बजे हमने उनसे बात करनी है। ये तो आपकी बात बिल्कुल इसमें समझ आता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अब आपने इशारा किया कि अब एक कन्फ्रंटेशन भी पैदा हो रही है और जजेस हो चुकी है और अब जजेस पे अब जिम्मेदारी भी, भारी जिम्मेदारी आ रही है, क्योंकि एक तरफ पॉलिटिकल सबसे ज्यादा भारी जिम्मेदारी अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी पे आ रही है और वो बहुत नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी है। और यही एग्जैक्टली उनके ऊपर भारी जिम्मेदारी ये आ रही है कि पिछले पास्ट चीफ जस्टिस को देखते हुए, उनके जाने के बाद, उनके टेन्योर के दौरान जिस तरह भी उनके खिलाफ कैंपेन्स चलाई गई, उनको अंडर प्रेशर किया गया पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, दीगर तरीकों से, उसके बाद उनके ऊपर ये बहुत एक भारी जिम्मेदारी है कि वो किसी किस्म का इन्फ्लुएंस न लें। तो अगर ये 26वीं तरमीम आपने इसलिए की थी, और ये वाज़े तौर पर आपको याद रहे, राना सनाउल्लाह साहब ने अभी उस दिन अपने एक बयान में BBC को कहा है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता तो रोका ही तहरीक इंसाफ ने है, इसलिए कि उन्होंने इतने वाज़े तौर पर ये पूरी दुनिया में डंका बजाया और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि जी जब ये आएंगे, जैसे ही जस्टिस काजी फायज़ ईसा जाएंगे और जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह आ जाएंगे तो ये हुकूमत फारिग कर दी जाएगी यूं करके, और इसको लपेट दिया जाएगा और इसका जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाएगा और फिर नए इलेक्शंस होंगे या कुछ भी होगा और वो जो रिजर्व सीट्स हैं उस पर फैसला आ जाएगा और इन हाउस चेंज हो जाएगा। भाई बहरहाल मुल्क को चलना भी तो है ना, मतलब मुल्क को चलने भी तो आपने देना है ना। कंट्रोवर्सीज की जद में रह के तो सबसे भारी जिम्मेदारी मेरा ख्याल से इस वक्त सबसे ज्यादा भारी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की है। उनको अपने आप को क्लीन रखना है, उनको हर पॉलिटिकल पार्टी से दूर रखना है, उनको अपने आप को हर प्रेशर से दूर रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने उनको, जो आपके कॉलीग्स हैं विद इन द सुप्रीम कोर्ट, उनको ऑन बोर्ड लेके चलना है। That's the biggest challenge for him. ये तो आपकी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये जो आपने भी जिक्र किया कि किस तरह एक डिवीजन हो चुका है, ये जो एक ट्रेंड आया है कि कोई भी जज आता है उस पर कंट्रोवर्सी खड़ी होती है, ये इसका जज है, ये इसका जज है, ये इसका जिम्मेदार कौन है? इस पे बात कर लेते हैं, बट आई थिंक लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। बिल्कुल नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमने एक इम्पॉर्टेंट गेस्ट को इनवाइट किया था, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। लॉ एंड जस्टिस के मुशीर हैं और उनसे हम बैरिस्टर अकील, उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम टुनाइट विद जैस्मिन। सर हम बात कर रहे थे, ये जो आज फुल कोर्ट का इजलास हुआ सुप्रीम कोर्ट का, फिर काजी फैज़ ईसा साहब ने, ज़ाहिर है आज 12 बजे के बाद वो चले जाएंगे, कल जस्टिस याह्या अफरीदी आएंगे, लेकिन 5 जजेस जो शामिल नहीं हुए और जाते जाते जो मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है, आपको क्या लगता है कि उससे मज़ीद कंट्रोवर्सी और मज़ीद डिवीज़न नहीं हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैस्मिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज प्रोग्राम पे लिया। बिल्कुल, देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि इसी डिवीजन को ख़त्म करने के लिए जो है हमारी कोशिश थी कि अदालती इस्लाहात की तरफ जाया जाए और लीगल रिफॉर्म्स लाए जाएं, जो कि हमने अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश भी की है कि जुडिशल रिफॉर्म्स और लीगल रिफॉर्म्स को क्लब करके हम जो है प्रेजेंट करें, क्योंकि जो डिवीजन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एग्जिस्ट करती है उससे तो देखिए कोई जुटला नहीं सकता। कुछ जजेस एक साइड पे हैं और वो टीम अप हुए में है और दूसरी साइड पे अपनी ग्रुपिंग बनी हुई है, तो इस चीज का बिल्कुल होना चाहिए कि ग्रुपिंग खत्म होनी चाहिए। एंड आई थिंक जो लेटर आज उन्होंने लिखा है ये कोई खुशाइन बात नहीं है। दिस इज आई अपोलोजाइज फॉर यूजिंग दिस टर्म, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इट रीक्स ऑफ पर्सनल अटैक। यहाँ पे इस तरह होना नहीं चाहिए, लेकिन टाइम एंड अगेन वी सीन, अब ऑब्वियसली कोई ग्रज तो उसमें स्मेल आउट तो हो रहा है, लेकिन ये अब कानून भी है, आइन भी है, और उसमें 3 सीनियर मोस्ट जजेस का पैनल था, जिसमें से एक की सिलेक्शन होनी थी और एक की सिलेक्शन हुई और उनकी रिकमेंडेशन गई और वो सुबह ओथ भी उठा रहे हैं। लेकिन दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि बिटवीन द जुडिशरी जो है उनकी आपस की जो ये खलफशारी है इसको दूर होना चाहिए, बिकॉज जजेस नीड टू स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। आइन और कानून के साथ जजेस को खड़ा होना चाहिए, ना कि जो है वो किसी पर्सनल विम्स और विशेस या पर्सनल लाइक्स या डिसलाइक्स की तरफ जो है उनको खड़ा। बट बैरिस्टर साहब, मे भी उनको ये फील हो रहा हो कि जितनी उजलत में और जितनी जल्दबाजी में, देखें ना, वी ऑल नो दैट यू वांटेड टू ब्रिंग दिस, बट द टाइमिंग, मतलब ये ठीक है, ये तरमीम अच्छी है, इसमें बहुत सारी सुकम हो सकते हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड उनके ऊपर बात हो सकती है, इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, इसको समझना भी पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सुओ मोटो बार बार लेना, कोर्ट्स के अंदर के पेंडिंग केसेस जो हैं वो रुल रहे हैं, लोग उनके फैसले नहीं हो रहे, क्योंकि जी पॉलिटिकल पार्टीज़ के ही हर वक्त केसेस लगे रहते हैं, हर वक्त उन्हीं की डिबेट चलती रहती है, हर रोज़ उन्हीं का केस सुना जा रहा होता है। वो एक नॉन स्टॉप हम देख रहे हैं टायरेट पिछले 1.5 साल से चल रहा है, बट 1.5 साल से भी क्या ज़्यादा, मैं तो समझती हूँ 5 साल से चल रहा है। कभी पनामा का मसला है तो कभी किसी चीज़ का मसला है, बट आपको नहीं ये लगता कि आप कह रहे हैं इट्स अ पर्सनल अटैक, तो ही आल्सो फील्स दैट his privilege has been taken away for which he has worked for so many years, and this amendment was brought hastily ताकि मंसूर अली शाह का रास्ता रोका जाए। और ये तो राना सनाउल्लाह साहब एक इंटरव्यू में बीबीसी को कह भी चुके हैं ना कि जी क्योंकि वो इतना, उनको ज़्यादा पीटीआई ने अपने साथ कर लिया था और उनको इतना ख़राब कर दिया था उनका नाम, कि हमें ये डर था कि वो आएंगे और हमारी हुकूमत लपेट दी जाएगी। नहीं, देखिए, कतन ऐसी बात नहीं है और ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। जासूस साहिबा, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि ये कोई सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट नहीं होनी चाहिए कि मैंने चीफ जस्टिस बनना है। और ऑब्वियसली कानून और आइन के मुताबिक ही है। 18वीं तरमीम से पहले आपको बिल्कुल पता है कि 18वीं तरमीम से पहले ये मामला कुछ और था, और फिर 19वीं तरमीम करवा के हमारे जबरदस्ती जो है ये तमाम तर इख्तियारात अपने पास रख दिए गए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, ऑफ द जजेस, बाय द जजेस, फॉर द जजेस जी। और कहीं दुनिया में ऐसा नहीं होता कि जुडिशरी अपने अंदर ही मुकमुका कर ले और उसमें कोई पार्लियामेंट्री ओवरसाइट ना हो जी। यकीनन पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होती है चीजों में, और दुनिया पूरी में इसी तरह ही है, जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज हैं और वहाँ पे ही जो है एक मीनिंगफुल पर्पसफुल रोल होता है पार्लियामेंट का या पार्लियामेंटेरियंस का इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बिकॉज हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमें पाकिस्तानी अवाम ने इस ऐवान में भेजा है। तो नहीं, लेकिन बैरिस्टर साहब, अगर ये डिवीजन चलता रहेगा, कथा कलामी माफ, अगर ये डिवीजन चलता रहेगा एंड इट इज वेरी क्लियर व्हेन द 5 जजेस डिड नॉट अपीयर, तो फिर तो जो भी बेंच बनेगा उसमें कोई ना कोई इख्तिलाफी नोट आ जाएगा या कोई ना कोई मसला आ जाएगा। हाउ इज जस्टिस याया गोइंग टू कीप द बैलेंस? मतलब है किस तरह वो इस डिवीजन को खत्म करेंगे? बिकॉज देखे ना, राइट नाउ ही इज वेरी क्लीन माशाल्लाह, उनके ऊपर कोई मतलब है ऐसी चीज़ नहीं है जिसके हवाले से कहा जा सके। यू नो दैट इवन बिफोर काजी फैज़ी साहब वाज गोइंग टू बिकम द सुप्रीम कोर्ट का जज, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। फिर मंसूर अली शाह साहब के हवाले से बातें, तो एंड आई हैव नेवर सीन दिस इन माई 24 ईयर्स ऑफ करियर कि जुडिशरी को इस तरह बेहंगम तरीके से बदनाम किया जाए और उनके फैसलों को सुनने और मानने के बजाय उनके ऊपर एक तबसरे और तनकीद शुरू कर दी जाए। तो जस्टिस याहिया अफरीदी पर ये कितना बड़ा अब एक आप समझते हैं रोल है टू फिक्स दिस एंड टेक आउट ऑल दिस एनिमोसिटी फ्रॉम द जुडिशरी?
जस्टिस याहिया अफरीदी जब अपना कल ओथ उठाएंगे, ऑब्वियसली आई एम श्योर ही इज माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट उन्होंने ही हैज टू पुट हिज ओन हाउस इन ऑर्डर, और वो चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देखना और तमाम तर चीजों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना। और अगर ये डिवीजन परसिस्ट की तो इट्स नॉट गुड फॉर द डेमोक्रेसी और जनरली इट्स नॉट गुड फॉर द लिटिगेंट्स जनरली स्पीकिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल उन्होंने आई थिंक एक उनको करनी चाहिए अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग और देखना चाहिए, और तमाम तर जजेस को कोई उनकी अगर रिजर्वेशंस हैं तो वो हटानी चाहिए, बिकॉज बाय वर्च्यू ऑफ सम ऑफ दोज जजेस अगर वो कल भी नहीं जाएंगे जो आज नहीं गए, देन इट्स अ वेरी क्लियर थिंग और बड़ा क्लियर कट है कि वो क्या वजह है, किस वजह से वो नहीं जा रहे, या आउटगोइंग चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट रेफरेंस में, या इवन के कल जो चीफ जस्टिस अपना ओथ लेने जा रहे हैं उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में, बिकॉज ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी और यहीं से ही पता चल जाएगा। एग्जैक्टली मैंने अगेन बसाद एहतराम मैं ये जरूर कहूंगा कि judges need to abide by the law and the constitution, and they need to conduct themselves in accordance with the constitution and the law। और ये नहीं हो सकता कि किसी सियासी जमात, हमने तो नहीं कहा, हम तो नहीं कहते कि जज साहिबान, इज्जतमाब जज साहिबान किसी सियासी जमात की पुष्पनाई करें या अपनी लाइक या डिसलाइक जो है वो शो करें, दिखाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकता, क्योंकि a judge has to be apolitical, a judge has to be upright, a judge has to stand with the constitution and the law। That's true। और जजेस के फैसले बोलने चाहिए, जजेस खुद नहीं बोलते, जजेस के फैसले बोलने चाहिए। फरमाया जजेस के फैसले बोलते हैं, इसीलिए जस्टिस याहिया अफरीदी का अगर रिजर्व सीट के मिसाल के तौर पे अगर फैसला देखा जाए तो उन्होंने डिसेंटिंग नोट दिया और उन्होंने कहा कि जी मैं वो जमात जो हमारे सामने ही नहीं है, वो फरीक जो हमारे सामने ही नहीं है, उसको किस तरह रिलीफ दे दिया जाए। दूसरा उन्होंने पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा कि आइन और कानून में 3 दिन लिखे हैं एंड वी कैन नॉट टर्न द क्लॉक बैकवर्ड, और इनको एक और अपॉर्चुनिटी दें कि फिर दोबारा जो है ये अपनी बयानतियां जमा करें। और 15 दिन का तो कहीं तस्वर भी नहीं है, ना किसी आइन में ना किसी कानून में, तो ये 15 दिन कैसे दे दी जाए। सो ऑब्वियसली ही स्टूड विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही स्टूड विद द लॉ, और वो तो आइन और कानून के पाबंद है और बैरिस्टर साहब कानून का पाबंद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, एक और तरमीम की बात हो रही है, बाज़गश्त हो रही है कि कोई 27वीं तरमीम आने वाली है एंड मे बी उसमें शायद मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कुछ होगा। अभी ये कबल अज़ वक्त होगा कहना कि 27वीं तरमीम में क्या होगा या 27वीं तरमीम की क्या टाइमलाइन है। मैं ये जरूर आपको कह सकता हूँ कि कमिंग वीक में जो सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन या सपोर्टिव लेजिस्लेशन है, जब भी कोई आईनी तरमीम होती है तो फिर उस पे कवानीन पे काफी इफेक्ट आता है, जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं या जो इन फ्यूचर लॉज होने हैं, तो उसमें डेफिनेटली अमेंडमेंट आनी है, जजेस की तादाद बढ़नी है। इस हवाले से अमेंडमेंट इस हवाले से जो लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कानून है उसमें अमेंडमेंट कमिंग वीक में होगी। जजेस की तादाद बढ़नी है, इस हवाले से हुकूमत बिल्कुल जो है वो अपना इस पे कर रही है, वर्क सारा हमने किया है, और जजेस की तादाद के हवाले से उसको बढ़ाने के हवाले से हम कमिंग वीक में लेजिस्लेशन बिल्कुल लेके आएंगे पार्लियामेंट में। और इसी तरह साथ ही जो दूसरा कोई अगर ऐसी स्ट्रीमलाइन करने वाली चीजें हैं बेंचेस के हवाले से या अदरवाइज, या इवन के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ऑर्डिनेंस भी आया और उसके बाद फिर उसमें भी काफी ट्वीक इन होनी है चीजें और एड्रेस होनी है, वो भी कमिंग वीक में जो है उसकी अमेंडमेंट आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। एंड बैरिस्टर अकील साहब से बात कर रहे थे, उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर दी है। आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। अभी तक तो आई थिंक टाइम है, लेकिन जैस्मिन अभी बैरिस्टर अकील साहब ने अभी शो से पहले बाज़गश्त आ रही थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल में अमेंडमेंट का कहा जा रहा था कि उसके नंबर ऑफ जजेस बढ़ाने का कहा जा रहा था, तो उन्होंने सॉर्ट आई थिंक कंफर्म ही कर दिया। बिल्कुल कंफर्म उन्होंने कहा कि होगा। बट व्हाट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर ने अपने ख़त में जो उन्होंने कल लिखा कि जब तक जो नया ऑर्डिनेंस आया उस पर कोई फुल कोर्ट नहीं बैठेगा तो मैं किसी खसूसी बेंच में शमूलियत इख्तियार नहीं करूँगा। वो यही तो कह रहे हैं कि कल ही तो इसी चीज़ का टेस्ट हो जाएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, इस ब्रेक के बाद मैं आपको जवाब देती हूँ। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हमने दावत दी है असलम क़ौरी साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा इस्लाम को, और हमने उनसे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ साउंड बाइट मौलाना फजलुर रहमान ने कही है। तो
पहले वो साउंड बाइट सुन ले जैस्मीन। जी जी बिल्कुल सुनते हैं ना, वो उसी से रिलेटेड तो है। बिल्कुल बिल्कुल सारा मामला तो उसी से है ना कि अभी जो 27 की बाज़गश्त हो रही है। असलम गौरी साहब जब प्लीज लाइन पे आ जाएं तो बता दीजिएगा, सुन लेते हैं। अच्छा कनेक्टेड है, वो भी सुन रहे हैं, वेरी गुड। चला दी मौलाना साहब की। आने जा रही है तो नहीं आ सकेगी, इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। असलम गौरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जनरल सेक्रेटरी और स्पोक्स पर्सन JUIF के एक सीनियर तरीन रकन। असलम गौरी साहब, मौलाना साहब से ये सवाल किया गया 27वीं तरमीम के हवाले से। अभी मेरे साथ बैरिस्टर अकील थे PMLN के, तो उन्होंने कहा कि वो उसकी अगले हफ्ते में तैयारी हो रही है और वो हम ज़ाहिर है उसकी गुंजाइश है और उसको लाना पड़ेगा। तो और मौलाना साहब ने तो बड़े वाज़े तौर पर कह दिया कि नहीं हो सकती और कोई मजाक नहीं है कि बस तरमीम पे तरमीम लाई जाएगी। देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये कि हम देखेंगे तरमीम आ क्या रही है क्या चीज, और अगर वही चीजें हैं जो हमने 26वीं तरमीम से निकाली हैं, क्योंकि आपको पता है कि 56 क्लासेस थी इसकी जी, जिसको 22 से 22 पे लेके आए थे हम लोग। जी बिल्कुल। अगर यही क्लास दोबारा ला रहे हैं तो फिर इसकी सख्त मुजाहमत भी होगी और मुखालफत भी होगी, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कैसे ये मंजूर करवाते हैं। इतना आसान काम नहीं होगा इसके लिए। असलम गौरी साहब एक बात बताइएगा, कल आप लोगों ने ये कहा था कि आपकी स्टेटमेंट थी, आपने कहा था कि हुकूमत के साथ जब नेगोशिएशंस हो रही थी तो बात ये की गई थी और उन्होंने शायद कोई अश्योरिटी भी दी थी कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चुना जाएगा। ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। हमने अक्सर ये बातचीत की, जब भी गुफ्तगू हुई हमारी तो हुकूमती वफ्द से भी, बिलावल साहब से भी। देखिए हमारा तो एक ही पहले दिन से जो स्टैंड था इस पे था कि तरमीम जो है उस तरमीम का 25 करोड़ आवाम को फायदा होना चाहिए, किसी की एक्सटेंशन के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, किसी की आमद को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, किसी अदारे के लिए इस्तेमाल नहीं चाहिए। जी थोड़ी आपकी थोड़ी आवाज कट रही है जी। नहीं आवाज नहीं आ रही मुझे असलम गौरी साहब आपकी। होती रही है, यही आवाज आई। जी 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 कुछ बोलिएगा। आपने कहा कि जी हुकूमत ने यही आपसे वादा किया था, ठीक है जी। ये जब हम बात करते थे हुकूमत से बात करो यही है अपनाओ और किसी को आवाज क्लियर नहीं है। कैन वी रिकनेक्ट हिम प्लीज? इनको दोबारा ले ले। तो ये तो फिर धोखा हो गया। तो अब इसकी भराई कौन करेगा? नुकसान तो फिर इसका अब JUI का ही हुआ। नहीं नुकसान कहाँ हुआ, नुकसान क्या मतलब है? वो तो देखे ना, वो तो मतलब है उन्होंने तो भरोसा किया, तो नुकसान कहाँ हुआ? धोखा हुआ। धोखे में और नुकसान में तो बड़ा फर्क होता है। फिर अब आगे क्या होगा? वो क्या अब अगर देखे ना इतने बड़ी बात पर धोखा हो गया तो जाहिर सी बात है फिर आने वाली तरमीम में तो सारे रोड़े अटकाएंगे, कौन देगा इनका साथ। और फिर इन्होंने ऊपर से एक स्टेटमेंट डाल दिया कि जी अगर मौलाना साहब हमें वोट ना देते तो हमारे नंबर पूरे थे। पर कैसे पूरे थे? तो फिर आपने उनके इतने हाथ पाँव की। जी असलम गौरी साहब अब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही अच्छा बात ये है जो आपने सवाल किया था। बात ये है कि हमारी जब इनसे नेगोशिएटिंग हो रही थी, नेगोशिएट कर रहे थे हम लोग हुकूमत के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ, तो उस वक्त ये बार बार ये बात आई थी कि अगले जो चीफ होंगे मंसूर अली शाह साहब होंगे, और इसमें हमने अपनी ख्वाहिश का बार बार इजहार किया और कभी भी इन्होंने इनकार नहीं किया। मेरी बात को अगर आप ये समझे तो कल तस्दीक बिलावल साहब ने एक इंटरनेशनल TV चैनल को मैं कहा है अपना बयान देते हुए कि जी मैं खुद मंसूर अली शाह की हमायत में था, मुझे खुद नहीं पता ये क्या हुआ है। तो ये अगर एक पार्टी के चेयरमैन को नहीं पता लगने दिया तो फिर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि हमने ये इस तरमीम को जो बनाया था इसका मकसद यही था कि इस तरमीम से 25 करोड़ अवाम को फायदा नहीं। तो फिर असलम गौरी साहब आप फिर तो JUIF के साथ धोखा हुआ ना? मैं समझता हूँ नहीं, एक तो होती है रिटर्न कमिटमेंट, एक होती है जुबानी जमा खर्च, तो उसमें हम धोखा उस तरह जाते हैं, तो रिटर्न कुछ चीज होती है। नहीं लेकिन सर आप लेकिन मतलब है मौलाना साहब को जबान देना कोई मजाक की बात थोड़ी है। वो तो मौलाना साहब जब किसी को जबान दे देते हैं, तो मैंने तो कभी अपनी 25 साली सहाफत में नहीं देखा कि वो अपनी जबान से पीछे मुकरे हो। ये देखे PDM ने हमने 3.5 साल तहरीक चलाई, उसके बाद हमारा क्या हुआ? ये सियासत में होती रहती है, हम बर्दाश्त करने के आदी हो गए हैं। और
मैं तो अभी किसी और साथी से बात कर रहा था, मैंने कहा आपको याद होगा MRD में कोड़े जितने पीपल्स पार्टी ने खाए उतने हमने भी खाए, और बाद में जब बीबी की हुकूमत बनी हम अपोजिशन में बैठे हुए। जी सही बात है, आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर तो 27वीं 28वीं तरमीम का रास्ता फिर सही से आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप उसको फिर एक दफा ये ज़बानी कलामी आपको ऑन बोर्ड ले लेंगे और सारा मलबा आपके ऊपर आ जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, वो चीजें जो हमने इस तरमीम से निकलवाई हैं, वो चीजें अगर दोबारा किसी भी शक्ल में आए, 27वीं 28वीं 29वीं किसी भी शक्ल में आए, हम उसकी भरपूर मुखालफत भी करेंगे, मुजाहमत भी करेंगे। अगर कोई नई चीज लाते हैं तो उस पर बैठ के बात होगी कि वो कोई नई चीज आई है तो ठीक है, लेकिन वो चीजें जो हमने 26वीं तरमीम से निकलवाई हैं, आपको पता है 56 क्लासेस थी जो 22 तक रह गई थी, वो 5 पे JUI की अपनी थी। असलम गौरी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने इस इंटरनेशनल जरीदे को जरीदे को तो नहीं, उसको टेलीविजन को ये भी बयान दिया है कि अगर मौलाना साहब हमारे साथ ना होते तो हमारी फिर भी सीटें मुकम्मल थी। मेरा ख्याल ये बिलावल साहब को एक तरफ तो वो जमहूरियत की बात करते हैं और दूसरी तरफ उनको ये जेब नहीं देता कि उनके को बंदे डबल तो नहीं हो जाने, तो जादू की छड़ी घूम जाती है, एक बंदा 2 हो जाते, ऐसा तो नहीं था। तो साफ ज़ाहिर है फिर वो उनको लोगों को दबाव दे के, डरा के, धमका के, लोटा बना के अगर आप आपके फेवर में ला रहे हैं, तो मेरे ख्याल पीपल्स पार्टी तो जमहूरियत की बहुत बड़ी दाई है, उसको इस किस्म के अल्फाज नहीं कहना चाहिए। और पता नहीं उन्होंने किस तनाजर में ये अल्फाज कहे, मैं समझता हूँ उन्होंने ये अल्फाज गलत थे, उनके नहीं होने चाहिए थे उनपे, क्योंकि वो उनकी वालदा की एक बड़ी लंबी चौड़ी स्ट्रगल है, उनके नाना की जमहूरियत के लिए स्ट्रगल है, और अगर ये बिलावल साहब ये बात करेंगे तो उनकी उस स्ट्रगल को नुकसान पहुंच रहा है जो जमहूरियत के लिए हमेशा से इस खानदान की रही है। बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया असलम गौरी साहब से वाज़े तौर पर गुफ्तगू की, और ये उन्होंने जो बात की है वही स्टे उन्हें दी थी। बिल्कुल। तो ये तो हमारी हो गई आज की स्टोरी नंबर 1 पूरी जो है। सेकंड क्या है मोइज़? बहुत इंटरेस्टिंग है। इट बेटर बी। कैसे नहीं हो सकती, बुशरा बीबी 264 दिन की कैद के बाद रिहा हो गई हैं। आज खान साहब की बहनें भी रिहा हो गई हैं। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है, आपको याद होगा अली अमीन गंडापुर साहब वो 12 अजला से पता नहीं किस तरह वो किसी बॉलीवुड की किसी फिल्म का सीन लग रहा था, जब उन्होंने बताया वो पुरस्रार तौर पे जब असेंबली पहुंचे उन्होंने नहीं, जब पहले तो वहां से शुरू करो ना, पुरस्रार तरीके से लोगों को डी चौक तक लाके वहां से खुद गायब हो गए। ये तो वैसे आज तक मुझे समझ नहीं आया कैसे गायब हुए, वैसे क्या मतलब है? वो तो KP हाउस में थे ना, और वो तो कहते हैं कि जब पुलिस आई अंदर तो मैं पता नहीं छत पे छुप गया या पता नहीं क्या था। छत पे छुपा, फिर मैंने खंदक खोदी, फिर मैं वहां से भागा नीचे से इधर से। कहा मैं 12 अजला से गया और फिर मैंने किसी को सीटी दी और गाड़ी आ गई और फिर मैं बैठ के मैंने कहा चलो पेशावर चलते हैं रात के अंधेरे में, और फिर कपड़े बदल के नहा धो के असेंबली पहुंच गए। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उस तकरीर में कहा कि इस जो मामला हुआ उसके बाद खुशखबरियां शुरू होंगी। तो यहाँ मेरा एक सवाल ये है कि ये जो कल बुशरा बीबी की 264 डेज ऑलमोस्ट 9 माह की कैद के बाद उनकी रिहाई और आज खान साहब की बहनों की रिहाई, मुलाकातें भी शुरू हो गई हैं। तो क्या ये वो अच्छी खबरों से इसका कोई ताल्लुक है इन डेवलपमेंट्स का? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखें इस वक्त जो लॉयर्स हैं ना, वो तो मतलब है अपनी मुशक्कत जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकली अंदर हो रहा है ना, दे आर मैं ये कहूँगी कि उनको काफ़ी हद तक वो ला इल्म है इससे। अच्छा ये तो ये भी खबरें आ रही थी कि जो बानी तहरीक इंसाफ हैं उनको आइसोलेशन में रखा गया है, अखबार नहीं दिया जा रहा, ये नहीं दिया जा रहा, वो नहीं दिया जा रहा। फिर बुशरा बीबी के हवाले से भी खबरें थी कि वो भी काफ़ी बीमार रहीं, फिर खैर उनका तो एग्जामिनेशन करा लिया था। आई थिंक शी हैड सम प्रॉब्लम इन हर स्टमक। तो अल्लाह का वो खबरें उड़ गई थी ना। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी खबरें उड़ जाती हैं, मुझे यकीनन एक दिन ये कहेंगे कि जी हमने रॉकेट लॉन्चर पहुंचा दिया जहाज़, और वो फलाना जो हमारा एक सियासतदान था ना वो आज चांद पे लैंड कर गया। रोज एक क़यामत सुगरा बर्पा हुई होती है हमारी सोशल मीडिया पे। उस पर भी हम एक सेगमेंट करेंगे, इंट्रोड्यूस हम कर चुके हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम कल या परसों से उसे ऑन एयर करेंगे। नहीं तो देखे ना, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडा, बुशरा बीबी बनिगाला नहीं गई, जबकि वीलॉगर्स ने वो वीलॉग किए कि मैं तो सुन के हैरान रह गई, और सीनियर सहाफियों ने कमरे चमक गए, सफाइयां शुरू हो गई, बनिगाला में है रौनक बहार हो गई, नौकर आ गए, पानी लग गए, पौधे बढ़ गए, चांद निकल आया, सूरज चमक रहा है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, इस वे बंदे सुन के भी मजा आता है। सो the thing is कि yes, बुशरा बीबी एंड अली अमीन गंडापुर
आर गोइंग टू कन्विंस खान साहब कि अगर आप इस हुकूमत को चलने देते हैं तो फिर अगले इलेक्शंस में जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट इस हुकूमत को आप चलने दें क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा हो गया। इससे कंट्री सफर कर रही है, तो अब वो उनको मना सकेंगे या नहीं मना सकेंगे ये तो खान साहब पे डिपेंड करता है। हुकूमत को इस डील का इल्म है? 100% होगा। क्या अच्छा लग रहा होगा या बुरा? नहीं, मतलब है ये तो अच्छा लग रहा होगा कि खान साहब चुप करके बैठेंगे और उनकी हुकूमत चल जाएगी, लेकिन ये जरूर बुरा लग रहा होगा कि खान साहब के बाहर आने के कोई चांसेस है। लेकिन आई थिंक टाइम आप हो चुका है, कल इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने आज हमें बहुत ज़बरदस्त तजिया दिया। नाज़रीन, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल अगले शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।